बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा हलीमा खानम साहिबा ने एहतजाज की कॉल दे दी है। इमरान खान साहब को ऑब्वियसली पैगाम है जिन्होंने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तक पहुंचाया है कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज किया जाएगा। ये मुल्क एहतजाज होगा, एक सूबाई एहतजाज होगा, एक सूबे में होगा। इसकी शक्ल, इसकी वज़ाक़ता हम तक रिपोर्ट नहीं हुई, बट इन डेज टू कम ऑब्वियसली सिचुएशन क्लियर होती जाएगी। एट द सेम टाइम 9th मई के केसेस के ट्रायल बहुत स्पीडी हो रहे हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब की जानिब से 4 महीने का टाइम दिया गया था लोअर कोर्ट्स को, वहां पर भी वो वक्त भी आन पहुंचा है। तो चंद ही हफ्ते रह गए उसमें भी, उससे पहले ये केसेस कंक्लूड होने हैं। और शुरीत ये है कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के MNAs MPs और वर्कर्स को सजाएं हो जाएंगी। शुरीत ये है, ये डिस्कशन ये आम। और उसके बाद रिसेंटली तहरीक इंसाफ के अपने क्वार्टर्स के अंदर एक खबर चल रही है कि जनाब 22 MNAs जो हैं उनको कुछ टच किया गया है, MNAs आज़ाद हो गए हैं। इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया साहब हामिद रजा साहब ने, उनसे बात करते हैं। और आज के शो में जुडिशियल कमीशन की कार्रवाई के ऊपर भी बात करेंगे कि आज जस्टिस डोगर साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज तैनात हो गए। बहुत कंट्रोवर्सी चलती रही रिसेंटली, आईनी बेंच के फैसले से पहले तक बहुत कंट्रोवर्सी थी व्हेन इट केम टू सीनियरिटी ऑफ द जजेस इन इस्लामाबाद हाईकोर्ट। इस मामले में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद साहब हामिद रजा साहब। साहब हामिद रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? मैंने सवाल ये इसलिए पूछा है कि दर्जनों केसेस जब हों तो बंदे की हालत क्या होगी। और मैंने सुना है कि कोई 35 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं आपके राइट नाउ। सर, मेरे केसेस तो 47 प्लस हैं, लेकिन जाहिर है केसेस हैं, फिर मीटिंग्स हैं, फिर चूंकि माह मुहर्रमुल हराम के अय्याम चल रहे हैं, वो एक मसरूफियात हमारी साल साल पहले तय होती हैं। सो इट्स लाइक ऑल आउट विदाउट स्लीप जी। 3 दिन 3 रातें हो गई हैं, सोया नहीं, बस चल रहे हैं। अल्लाह पर ये जो 47 केसेस आप बता रहे हैं, इसमें आई थिंक 4 महीने का टाइम जस्टिस याहिया साहब ने दिया था लोअर कोर्ट्स को कंप्लीट करने के लिए 9th मई के केसेस। ऑब्वियसली ये ज्यादातर केसेस आपके 9th मई के होंगे। हाउ पॉजिटिव आर यू कि क्या इसमें लोग कॉन्विक्ट होने जा रहे हैं या कोई इंसाफ की तवक्को है, लोग बच जाएंगे? बिकॉज 9th में तो ऑलमोस्ट आपकी तमाम तर लीडरशिप जो है वो है इसमें एक्यूज्ड है। जी बिल्कुल जी, 9th मई के केसेस भी उसके अंदर हैं। मेरा जो 9th मई के केसेस हैं, जाहिर है वो तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्शन आ गई है, तो वो विद इन 4 मंथ्स उसका ट्रायल चल रहा है। क्या उन्होंने विद इन 4 मंथ्स सुनाना था, और वो 4 मंथ्स पूरा हो रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 अगस्त, सो वी स्टिल हैव अराउंड मंथ एंड हाफ। लेकिन उसके अंदर चूंकि पंजाब के अंदर छुट्टियां भी हैं अदालतों की, जजेस ने अपनी वेकेशंस के ऊपर भी जाना है, तो मेरा ख्याल है विद इन 20 डेज मे बी वी हैव लेफ्ट। और बिल्कुल 9th में केस है मेरा। डे 1 मौक़िफ़ आपके सामने जी बड़ा क्लियर है कि अगर मैं किसी जगह पर किसी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ हूँ और या मैंने लोगों को प्रोवोक किया है या मैं लेके गया हूँ, तो मैं डिजर्व करता हूँ सजा जी। जो मेरे वीडियो जिस तरह मैं लोगों को फोर्सफुली रोक रहा हूँ, एंड दैट टू नॉट ऑन दैट एग्जैक्ट प्लेस, उससे काफी दूर जब लोग वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, तो हीटेड आर्गुमेंट हैं, वो सारी चीजें हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन दैट कि जी इंसाफ के ऊपर फैसला होना चाहिए। बहुत सारे केसेस के अंदर एक बहुत सारी जल्दी नजर हमें आ रही है, और जब मैं जल्दी की बात कर रहा हूँ तो उसमें यह है कि शायद हमारे जो वकला हैं वो कुछ केसेस के अंदर मुतमिन नहीं हैं। 361K की जो हमने रिक्वेस्टें डाली थी उनको कुछ अदालतों से रिजेक्ट कर दिया गया है। 342 है, डिफेंस अभी चल रहा है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। आई गेस कि इन अनदर 2 to 3 डेज टाइम पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। साहब जरा हामिद रजा साहब, आज हलीमा खानम साहिबा ने अनाउंस कर दिया कि 10वीं मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक, इस पे पार्टी ऑन बोर्ड है, प्लान कुछ किया हुआ है आप लोगों ने? सर, मैं तो चूंकि अभी थोड़ी देर पहले खुद अपने वकला के साथ था, तो मैं हलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू नहीं सुन सका। अगर उन्होंने सुनी होगी तो यकीनन आज चूंकि बहनों की फैमिली की मुलाकात का दिन भी था और लॉयर्स की मुलाकात का दिन भी था, तो मेरा ख्याल है कि आपके प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं देखूंगा कि क्या डायरेक्शंस आई हैं। बाकी जाहिर है खान साहब की तरफ से जो भी डायरेक्शंस आएंगी एहतजाज के ऊपर सबको जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, चले जाना चाहिए था।
मैं इफ यू रिमेम्बर, मेरा ख्याल है आप ही का प्रोग्राम था और कुछ एक दो और प्रोग्राम से मैंने छोटी ईद से कबल, जी। ईद उल फितर से कबल, जो मेरे ज़िम्मे लगा था एहतजाजी तहरीक के हवाला से जो प्लान देना था स्ट्रेटजी कमेटी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आन पाकिस्तान की, तो मैं तो वो प्लान जमा करवा चुका हुआ हूँ। दैट इज़ बीन अप्रूव्ड फ्रॉम तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आन पाकिस्तान एज़ वेल। लेकिन उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद क्राइसिस के अंदर आई। अदालतों के अंदर आपको पता है रिजर्व सीटों के मामलात, फिर खान साहब को एक बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर कर दिया गया, उन तक रसाई किसी शख्स की नहीं है। उनकी बहनों में से भी कभी जाने देते हैं, कभी नहीं जाने देते। पोलिटिकल लीडरशिप को तो वैसे ही 5 माह हो गए हैं, पाबंदी लगी हुई है, उनको जाने नहीं दे रहे वहां पर। उस हालात से अदालतों में जो दरखास्तें दी गई हैं, इवन जो कंटेप्ट की दरखास्तें फाइल हुई हैं, उसके ऊपर भी हमें कोई अदालती रिलीफ नजर नहीं आ रहा। तो इमरान खान साहब तो बेसिकली इस वक्त एक कैदे तन्हाई में है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है। लेकिन अगर आज को मैसेज आ गया खान साहब का अपनी बहनों के जरिए से या वकला के जरिए से, तो जाहिर है वो इम्प्लीमेंट होगा। सर, अभी रिसेंटली निसार जट साहब आपके एमएनए फैसलाबाद से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अलीमा खानम साहिबा वाली जो स्टेटमेंट थी ना, माइनस इमरान खान, उसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। डू यू एग्री सर? हाँ, मैं सर इसको एक डिफरेंट तनाजुर में देखता हूँ। जी। देखिए, हमें दो चीजें अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले ये कि एक है पॉलिटिकल लीडरशिप और दूसरी है फैमिली। ये ज़हन में रखिए कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जो लीडर की अपनी पार्टी होती है, उसका सेंटिमेंट, उसका तरीकाकार और उसका सोचने का तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ होता है, वो पॉलिटिकल होता है। लेकिन जो फैमिली होती है, अलीमा खान साहिबा ज़ाहिरा खान साहब की बहन है, उनका खून है, तो फैमिली के जो लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम जितना मर्जी क्लेम कर ले कि इमरान खान साहब के साथ हम लॉयल हैं, और जो कि हैं, इमरान खान साहब के लिए जान हाजिर है, जो कि लोगों ने जान की कुर्बानी दे के साबित कर दिया। लेकिन जो स्टेट ऑफ कंसर्न खान साहब की फैमिली का होगा, वो हम में से किसी का नहीं हो सकता। ये इट्स अ नेचुरल थिंग एंड वी मस्ट एडमिट दैट। अब वो अलीमा आपा ने बयान दिया, मेरा ख्याल है कि उन बयान के अंदर उनकी एक फ्रस्ट्रेशन भी थी, और फ्रस्ट्रेशन ये थी कि लेट मी एडमिट इट वेरी ओपनली, बहुत सारे इकदाम जो शायद उठाने चाहिए थे, जिस तरह खान साहब की केसेस के अंदर हाजिरी है, वो लेटली तो बहुत अच्छी हो गई है। गुज़श्ता 1-1.5 माह से पार्लियामेंटेरियंस हाई कोर्ट के बाहर भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट भी पहुंच रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, अडयाला पहुंच रहे हैं। लेकिन ये स्टेप अगर थोड़ा पहले ले लिया जाता तो शायद इसकी नौबत ना आती। सो शी फेल्ट समवेयर कि वो अर्जेंसी शायद नहीं है। सेकेंडली, चूंकि अब देखें बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह आज खान साहब के साथ मुलाकात थी, मेरे इल्म में है, फैसलाबाद से हमारे एमपीए गए, मेरे नीचे से जो एमपी हैं हसन न्याजी साहब, वो भी इस वक्त अडयाला में हैं, और बहुत सारे एमपीएज हैं। अब कोई भी अगर सवाल करे कि मैं क्यों नहीं हूं, तो मेरा केस लगा हुआ था, ठीक है, या कुछ हमारे और बहुत सारे साथी हैं, उमर अयूब साहब के ऊपर 120+ केसेस हैं। बहुत सारे केसेस में जमानतें कंफर्म नहीं। आपको पता है, जब जमानत कंफर्म नहीं होती, आपकी जमानत अबूरी होती है, तो हर दी हुई डेट के ऊपर आपको जाना पड़ता है, वगरना आपकी जमानत खारिज कर दी जाती है। तो वो शायद उनको उन तमाम मुहर्रिकात का इल्म नहीं होगा, बट यस, आई एग्री टू हर टू दैट एक्सटेंट, इस हद तक कि जो अर्जेंसी होनी चाहिए थी उसमें लैक था, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी उसमें लैक था, उसमें कमी थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो फ्रस्ट्रेट हुई, उन्होंने अपनी ख्यालात का इजहार किया। बाकी मैं पीटीआई के इंटरनल मामलात में आपके इल्म में है, मैं ना किसी को, मुझे सब इज्जत देते हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। खान की बहनें मेरी बड़ी बहनों की जगह पर हैं, पीटीआई के जो साथी हैं वो मेरे भाइयों की तरह हैं। मैं उनके इंटरनल मामलात के अंदर पीटीआई के मुदाखलत नहीं करता, इसकी वजह से सब लोग इज्जत देते हैं, बट इट इज नथिंग डिस्टर्बिंग। आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो कायदे आजम लीग बन गई, और उस वक्त उनकी रहाई के लिए भी जो तहरीक थी वो उनकी अहलिया ने, मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा ने चलाई थी, और उस वक्त भी वो पार्टी भी इसी हालात का शिकार थी कि लीडरशिप पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, मुख्तलिफ बयान आ रहे थे। तो ये एक नेचुरल चीज होती है कि जब बहरान हो, आप हुकूमती जबर फेस कर रहे हों, तो इसके अंदर मुख्तलिफ नुक्ता है नजर होते हैं, बट आई बिलीव कि ये पाकिस्तान का सबसे हेल्दी साइन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर
कारकुन की आवाज को, लीडर की आवाज को, पार्लियामेंटेरियन की आवाज को ना तो दबाया जाता है और ना ही उनके इख्तिलाफ राय हक को पाने की कोशिश की जाती है। और मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेटिक रवैये के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये बहुत हौसला अफजा चीज है। नॉट वरीड अबाउट इट। साहब ज़रा साहब, इसमें ये जो जिस एहतजाज की बात आज अलीमा खानम साहिबा ने की और जिसका आपने कहा कि आप प्लान पहले दे चुके हुए हैं, इसमें इज इट पॉसिबल कि अलीमा खानम साहिबा इन डेज टू कम इसको लीड कर रही हो? सर मेरा तो ख्याल है अलीमा खानम साहब वैसे भी अब हर जगह पर चूंकि तशरीफ ला रही हैं, हाई कोर्ट में भी होती है, उनको बिल्कुल एहतजाज में होना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों की सारी इकट्ठे होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पिछले 1-1.5 माह के अंदर बहुत सा सबक हासिल हुआ है कि इख्तलाफात जो हैं पार्टियों के वो सोशल मीडिया पर नहीं जाने चाहिए। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लीडरशिप के दरमियान, कारकुन की तरफ से नहीं, उसने तो जाहिर है अपनी राय का इजहार लीडरशिप के जरिए इसी तरीके से पहुंचाना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो साथ आती हैं तो इसके अंदर तो कोई मुज़ायका नहीं है इसके अंदर। वैसे भी हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि कायदे आज़म के साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह का रोल, फिर आप देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम के ऊपर नुसरत भुट्टो साहब का रोल, फिर आप देखिए मियां नवाज शरीफ के टाइम के ऊपर कलसूम नवाज साहबा का रोल। तो अगर मर्तबा भी को रोल आता है और खान साहब की बहनें वो रोल प्ले करती हैं तो इट्स नथिंग स्ट्रेंज और नथिंग न्यू बेसिकली। फेयर ना, बिल्कुल ठीक बात है। सरवर साहब स्ट्रेट अप मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, क्या वहां की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है? आपका वर्कर 24 घंटे की इस बहस में पड़ा हुआ है कि जी अली मीन गंडापुर साहब ने बजट इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर पास करवा लिया सिंस, तो उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। डू यू थिंक इज कॉम्प्रोमाइज्ड? नहीं, मेरा ख्याल है लफ्ज़ कंप्रोमाइज्ड इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनकी हिकमत अमली में कोई फ्लॉ हो सकता है, इनसे कोई गलती हो सकती है। कोई भी इंसान गलती से पाक नहीं है, उससे गलतियां होती हैं, लेकिन ये कहना कि वो गद्दार हो गया या कंप्रोमाइज्ड हो गया, मेरा मिजाज भी ऐसा नहीं और मैं ऐसा नहीं करता। और देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंटेरियंस हो, हर एक ने बहरहाल अपनी जगह पर कुर्बानी दी है और वर्कर की कुर्बानी लीडरशिप से ज्यादा है। ये भी मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन देखिए ये पहली मर्तबा हुआ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आपके कि जब भी कोई हुकूमत गिरती है या गिराई जाती है तो फौरी बाद उसकी पार्टी तितर बितर हो जाती है। आपके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्लियामेंटेरियन की मिसाल आपके सामने है और कितने कितने बड़े नाम थे, राव सिकंदर इकबाल साहब, वो आई मीन दे टेक जस्ट लाइक 24 आवर्स। फिर मुस्लिम लीग नून की मिसाल आपके सामने है कि परवेज मुशर्रफ साहब के एरा में 24 घंटों के अंदर 12-13 लोग रह गए थे मुस्लिम लीग नून के अंदर, बाकी सब दीगर पार्टियों में चले गए थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस केपी के पंजाब असेंबली में एक भी नहीं टूटा, केपी के असेंबली में एक भी नहीं टूटा, सिंध असेंबली में एक भी नहीं टूटा, मरकज के अंदर आउट ऑफ 90 अगर सिर्फ आपके 4 लोटे हुए हैं और आपके अब ऑलमोस्ट 300 पार्लियामेंटेरियंस में से सिर्फ 400 लोटे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट उन पार्लियामेंटेरियंस को भी जाना चाहिए। हाँ, उनकी हिकमत अमली पर इख्तलाफ राय हो सकता है, इख्तलाफ होना चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, बट आई डोंट एग्री कि जो लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं उनमें से किसी को कंप्रोमाइज कहना चाहिए या किसी को गद्दार कहना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, सिंस यू आपने 4 लोटों की बात की, कल परसों से इस्लामाबाद में खबर घूम रही है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद आपके MNAs, आपके MPs इंडिपेंडेंट है नाउ, दे आर इंडिपेंडेंट येट अगेन। तो उनमें से 22 की क्यों खबर चल रही है कि 22 के लोग, जो 22 के करीब नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से इलेक्ट हुए MNAs का, जो PMLN पीपल्स पार्टी है, JUIFA वगैरह में इन डेज टू कम जा सकते हैं? आप अपडेटेड हैं सर उस सिचुएशन से? सर देखिए, मैं उसमें बड़ा बादशाह लोग हैं, जो जिस बंदे की कोई थ्योरी बनती है वो हर बंदा यहाँ पे अरिस्टोटल बना बैठा है। मसला ये है कि आप स्टार्ट करेंगे जिस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे रिजर्व सीटों के लिए, उससे पहले स्टेटस क्या था? उससे पहले स्टेटस ये था कि हमारे 80 के करीब MNAs जो थे वो SIC का हिस्सा थे। जी, ऐसे ही है ना जी? और वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में भी और नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड में भी। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट का फैसला आता है
जिसमें तमाम एमएनएस को दोबारा ये इख्तियार दिया जाता है कि अगर आप किसी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो हम एक दो के अलावा, चूंकि मैं और फैसल अमीन साहब तो जाहिर है सुन्नी ताब कौंसिल के एमएनए हैं, बाकी तमाम लोगों ने अपने एफिडेविट्स जमा करवा दिए जो टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिया था। अब ये इस फैसले को इम्प्लीमेंट किए बगैर इलेक्शन कमीशन चला गया रिव्यू के अंदर। जब इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आज भी आप नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट का जो रिकॉर्ड है वो उठाएं तो वहां पर इन तमाम अराकीन के आगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही लिखा हुआ है। अब चूंकि रिव्यू का फैसला आ गया, वो जैसा भी आया आपके सामने है, मैं उसका कानूनी पहलू बात कर रहा हूं। जब रिव्यू के अंदर थोड़ी तादाद में जजेस ने फुल कोर्ट के फैसले को तब्दील कर दिया, जो कि नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल उन्होंने कर दिया, उसके बाद वो स्टेटस बहाल हो गया जो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीटों से पहले का था। ठीक है। वो स्टेटस ये है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं 80 वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा होंगे, और जो हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो आजाद हैं वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान थे, जैसे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जैसे स्पीकर असद कैसर साहब हैं, जैसे और कुछ लोग हैं। उन्होंने वो चूंकि ज्वाइन नहीं कर सकते थे एसआईसी, तो दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट। बाकी जितने भी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले वाली सिचुएशन बहाल होगी तो वो सब एसआईसी में हैं। सर ये फिर उस्मान चौधरी साहब को कहां पर काउंट करते हैं जिन्होंने कल पीएमएलएन ज्वाइन किए, साहिवाल से एमएनए जो थे? उस्मान चौधरी साहब पहले छोड़ गए थे जी। आपको याद हो जब 26वीं तरमीम का मामला आया था तो उस्मान साहब उसी वक्त लोटा हो गए थे जी, और इन्होंने चूंकि बयान हल्फी भी एसआईसी का जमा करवाया हुआ है और हमारे पास इनका बयान हल्फी मौजूद है, तो आई बिलीव के उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर के पास जाना चाहिए। सर यहाँ पे ना थोड़ा सा, क्योंकि आपका रिलीजियस बैकग्राउंड है माशाल्लाह, थोड़ी सी मैं रहनुमाई आपकी यहाँ पे चाहूंगा। कल मैंने ट्वीट देखी महेंद्र पाल सिंह साहब की, मुझे बड़ा दुख हुआ वो ट्वीट देख के उस्मान चौधरी साहब वाले मामले के ऊपर। उस्मान चौधरी साहब की एक फुटेज है कुरान के ऊपर हाथ रख के हल्फ देते हुए, कि पब्लिक फुटेज है, लोगों के सामने, मतलब वीडियो पब्लिक हुई थी वो, कि जी मैं इमरान खान साहब को लॉयल रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अगेन ऑल दैट। साहब जरा हामिद रजा साहब, कुरान पाक से मुकद्दस कोई किताब नहीं है। आपको पता है कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर इस किस्म की बात करने का आदी नहीं हूं, लेकिन जब महेंद्र पाल सिंह साहब ने वो ट्वीट किया ना कि क्या तमाम तर कवानीन और तमाम तर इखलाकियात सिर्फ माइनॉरिटीज पर लागू होती हैं इस मुल्क के अंदर, सो आई वाज एक्चुअली वेरी हर्ट। सर मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ इस बात के ऊपर। मैं बल्कि इन एडिशन मैं एक बात आपको अर्ज करता हूँ, जब ये इलेक्शंस हो रहे थे फरवरी के, तो मैं आखिरी एक हफ्ता अपने हल्के में आया, तो कुछ लोगों ने, चूंकि मेरा हल्का राजा रियाज वाला था, बेसिकली मेरे वालिद का ही हल्का था वो, तो एक मरतबा राजा साहब वहां से जीत गए, तो लोगों ने मुझे कहा कि जी आप कुरान पे हलफ दें। तो मैंने कभी, मैं सियासत के अंदर कुरान को नहीं लेके आता। मर्द की जुबान होती है, खानदानी आदमी की जुबान होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा हल्का इस तरह मेरे से खुश है। उन्होंने किया, कहा जी कि आपने प्रूव किया कि आपने अपने बाप दादा की और अपनी जुबान की लाज रखी, एंड यू हैव फेस्ड ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच यू कुड हैव फेस्ड। अब मसला ये है कि मेरा जो अपना ओपिनियन है वो ये है कि उस्मान साहब ने चूंकि दे दिया, कुरान के ऊपर हलफ दिया, आर्टिकल 62, 63 क्या कहता है सर? आर्टिकल 62, 63 यही कहता है, पाकिस्तान के अंदर आपको याद हो अदालतों के अंदर भी जब हम खड़े होते हैं तो हम हलफ कुरान के ऊपर देते हैं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, खुदा रसूल को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूं। अब एक आदमी ने, उसके दो पहलू हैं, एक दुनियावी पहलू है, एक उसका उखरवी पहलू या दीनी पहलू है। दीनी पहलू तो मैं आपको एक बात वसूख के साथ कह सकता हूं कि जो आदमी झूठा कुरान उठाता है, इसके ऊपर अहादीस मौजूद हैं, इसके ऊपर तफासीर मौजूद हैं कि ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जब झूठ बोलता है और बदअहदी करता है, और उसके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं था, उसने खुद अपने आप की पोजीशन को क्लियर करने के लिए कुरान उठाया, तो उसकी मार पड़ती है उस शख्स के ऊपर। इस दुनिया में भी उसके ऊपर मार पड़ेगी, आखिरत में भी उसके ऊपर मार पड़ेगी। ये था दीनी पहलू। दुनियावी पहलू ये है कि हम जो मुआशरा है एक इस्लामी मुआशरा है, और यहाँ पर कुरान पाक की आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि हम सिर्फ माइनॉरिटीज का देखते हैं। अगर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क के अंदर कोई शख्स झूठा कुरान उठाकर सिर्फ एक रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर ले और उस कुरान से किए गए हलफ और पासदारी को तोड़े,
तो मैं 5 साल की बात नहीं करता सर। वो आदमी फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, उसको हर ओहदे के लिए नाअहल कर देना चाहिए। ये कुरानी अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। सर लास्टली फरमाइएगा, कोई स्टैब्लिशमेंट से रवाबित, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है या एक्सपेक्टेड भी है? नॉट टू माई नॉलेज सर। नाज़रीन साहब, जरा हामिद रजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। साहब रजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वी ऑल नो दैट कि 40+ केसेस आप पे भी चल रहे हैं, और जिस तरह आपने शो में भी बताया कि कोई 3 दिन से आप सोए नहीं है, फिर भी आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट में बात करते हैं आज जुडिशल कमीशन की कार्रवाई की। कुछ एतराज़ात भी उठाए गए, नए चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं हाई कोर्ट्स के, उनकी तैनातियाँ भी हो गई। हमें ज्वाइन किया अभी ज़ुबैरी साहब ने और हसन रजा पाशा साहब ने, दोनों माहिर कानून हैं, तो ज़रा डिटेल्ड में इस कार्रवाई को थोड़ी सी परखने की कोशिश करते हैं। अभी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, हाउ डू यू सी आज की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? मैं डिटेल क्वेश्चन इसकी जानिब बाद में आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे आपने खुद फरमाया कि जो मुतवक्के फैसले थे वही हुए। अब तो आप बता सकते हैं कि कैसा फैसला हो रहा है। जुडिशल कमीशन में हुकूमती अरकान और उनके साथियों की अक्सरियत है जी। चीफ जस्टिस साहब, और अगर वो उनके खिलाफ जाते हैं तो वो हमेशा माइनॉरिटी में आ जाएंगे, अक़लियत में आ जाएंगे, और आते ही रहते हैं, आप देखें। एंड तो लेकिन बात जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो शुरू में जब ये 26वीं तरमीम आई थी और लोगों ने पटिशन दाखिल की थी, उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का उस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बनी थी। उस वक्त एक मीटिंग हुई, कमीशन जो एक कमेटी थी, उसके अंदर जो जजेस थे और इंक्लूडिंग द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उन्होंने उनसे कहा गया कि अक्सरियत से उन्होंने कहा कि जी इन केसों को लगाएं, फिर सुनवाई करें, जो भी फैसला आए फुल कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से फिर 26वीं तरमीम आइन के हिसाब से सही है गलत है करें। लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब ने वो नहीं लगाया, डिस्पाइट द फैक्ट वो माइनॉरिटी में थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने वो केस नहीं लगाया। फिर आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गई और फिर सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थे उसके तहत वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी बेंच के सामने जाते हैं और वहां लगते हैं। उसका देखिए, जो उसके अपॉइंटमेंट का इख्तियार भी सिर्फ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, तो उसमें अक्सरियत भी हुकूमती अरकान की है और बार काउंसिल के अरकान भी उनके साथ होते हैं। और जो जजेस जो उसमें कुछ अपॉइंट होते हैं बाहर से, जो एक रिटायर्ड जजेस होता है, वो भी आप देखें, जैसे आज के केस में आपने देखा कि वो भी अक्सरियत फैसले के साथ चले जाते हैं। तो उमूमन ये जो पीटीआई के अरकान होते हैं या कुछ जजेस होते हैं, वो हमेशा अक़लियत में आ जाते हैं। तो इसके हिसाब से वही फैसला हुआ जो हम समझते हैं। जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर को तो ट्रांसफर करके लाया गया था लाहौर हाई कोर्ट से, और फिर उनको सदर को, सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामला सदर मुमलिकत को दे दिया, हुकूमत के पास भेज दिया था कि फैसला करें सीनियरिटी का। हुकूमत ने कल परसों नोटिफिकेशन निकाल दिया था उनके सीनियरिटी का। और जो अंडर दी 26वीं तरमीम आर्टिकल 175A के तहत 3 जो सीनियर जजेस होते हैं उनमें से चुनाव करना होता है कि कौन चीफ जस्टिस होगा। लेकिन जब जस्टिस डोगर को लाया गया था तो नेचुरली उन तीनों में से तो नहीं हो रहा था, जस्टिस डोगर को ही अपॉइंट हो रहा था। और वही आप देखें, बाकी पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो जजेस थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो थे, वो सीनियर नहीं थे, लेकिन उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया आज। और सिंध हाई कोर्ट में अलबत्ता सिंध हाई कोर्ट में जो सीनियर जज थे जस्टिस जुनैद गफ्फार, उनको चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट बनाया गया। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाशा साहब, आपके लिए भी सब कुछ एक्सपेक्टेड था या कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हुआ आज की कार्रवाई में? देखिए, अनएक्सपेक्टेड तो कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई आबा ज़ुबैरी साहब आपके साथ बैठे हैं और ये मेरी बात को यकीनन एंडोर्स करेंगे कि 26वीं तरमीम से पहले भी जो जुडिशल कमीशन की एक फॉर्मेशन थी, वो भी हमारे लिए कोई इतनी काबिल कबूल या इतनी आइडियल नहीं थी। उसमें भी जजेस का एक वो था कि उनकी अक्सरियत थी और बार काउंसिल के मेंबर्स या किसी और मेंबर जो जुडिशल कमीशन का, उससे नहीं पूछते थे, और जो अंदर से फैसला करके आते थे वही जो है वो फाइनल होता था। तो बात ये है कि पहले भी कोई इतनी हौसला अफजा सूरत हाल नहीं थी। इवन बार काउंसिल के किसी मेंबर से कंसल्टेशन, मीनिंगफुल कंसल्टेशन क्या पूछा भी नहीं जाता था कि हाँ जी आप अपनी राय बताएं। अभी तो फिर वोटिंग हो रही है, कोई फॉर एंड अगेंस्ट वोट्स जा रहे हैं, और अभी भी आप देखें कि जुडिशरी भी फेवर में जा रही है। अगर आज 7 की रेशो से वो
डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो आप देख लें उसमें जजेस भी हैं। सर 9 की उसमें रेशियो से नहीं हुकूमती सर, 4 2 सॉरी 1 और 9 एक साइड पे। हाँ जी 9 सॉरी 9 जी 9 जी की रेशियो से, जी तो वो भी उसमें जजेस भी हैं और हुकूमती ओहदेदार भी हैं। जी। तो ये भी जरा सोचें कि कभी इसी जुडिशल कमीशन में शायद ऐसे भी आ जाए मामलात कि वो जो है जजेस किसी और साइड पे हो जाए और हुकूमत किसी और साइड पे हो जाए, तो शायद वो भी फिर जीत जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी बुरी फॉर्मेशन है। अलबत्ता एक सीट फालतू दी गई है 26वीं तरमीम में, जो कि स्पीकर के नॉमिनी का इजाफा किया गया। बाकी ऑलमोस्ट आप देख लें जो पार्लिमानी कमेटी है वो ट्रेजरी बेंचेस के 2 हैं और अपोजिशन के 2 हैं, तो वो ऑलमोस्ट बराबर हो गए। तो बाकी जजेस की तादाद, जुडिशरी की तादाद जो है वो ज्यादा है बनिस्बत बाकी के। तो मेरा ख्याल है कि बस पहले भी वो कोई इतना अच्छा नहीं था, अभी भी इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, की जा सकती है और की जानी चाहिए भी। पाशा साहब मुझे फ्रैंकली बताइएगा, शौकत सिद्दीकी साहब जब डोगर साहब के लिए वोट करें, आपको शौक लगा कि नहीं लगा? सर कोई इतना शौक नहीं लगा जो शौकत एक्सक्यूज मी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ जो कुछ हुआ। हाँ। वो भी आप देखें कि उन्होंने कितना फेस किया और उस हद तक किया कि उनके ब्रदर जजेस उनको सलाम देने तक गवारा नहीं करते थे। तो उनकी कैफियत से अगर आप गुजर के आए तो शायद आप ये जरूर कहेंगे कि शायद उन्होंने ठीक किया। भाई साहब आप बहुत सीनियर है, आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू, बट सर जब मेरी जाती मामलात आ जाए और जहां पर मुल्क का आइन और कानून आ जाए तो मैं उससे साइड पर हो जाऊंगा। मैं कैफियत नहीं गिनवाऊंगा कि मेरे साथ ये हुआ था, लिहाजा दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई वोंट डू दैट, बट दैट्स फॉर माई सेल्फ। जुबैरी साहब डू यू सेकंड के आप भी शौक है? मैं एक बात आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा जुबैरी साहब की इजाजत से। जी सर। आइन और कानून की बात करते हैं तो उन्होंने आइन और कानून की बात ही की है। ये अलग बात है कि हो सकता है आप इस आइन और कानून को मुनासिब ना समझ रहे हो, मैं भी मुनासिब ना समझ रहा हूँ, कोई और मुनासिब समझ रहा है। तो आइन और कानून तो जिस तरह सर यहाँ पर गुफ्तगू प्रिंसिपल स्टैंड पे हो रही है, यहाँ पे गुफ्तगू प्रिंसिपल स्टैंड, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे प्रिंसिपल स्टैंड पे बात हो रही है भाई साहब। सही है, लेकिन वो उनसे भी जरा पूछ लेते तो शायद ज्यादा। सर हम डेफिनेटली कल के शो में आज भी कोशिश किया, लेकिन कल के शो में फिर कोशिश करेंगे उनको ऑन बोर्ड लेने की, डेफिनेटली ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साहब वो यू शॉक्ड? इट्स ऑल नॉर्मल, इट्स ऑल गुड कि शौकत सिद्दीकी साहब भी डोगर साहब के लिए वोट करें? नहीं, मैं शौक थी, मुझे थोड़ी हैरानगी हुई, अफसोस भी हुआ इस बात पे, क्योंकि हम तो बड़े वो असूल पसंद, और उन्होंने जैसे पाशा साहब ने कहा, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। आप जिस तरह से उनके साथ हुआ, लेकिन आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज का अजाला किया। इस वक्त आई थिंक वो NIRC के चेयरमैन भी हैं और बड़े बाउसूल आदमी थे, मतलब हैं। लेकिन हैरानगी ये हुई कि देखिए, एक जो आप याद होगा फुल कोर्ट का फैसला आया था मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में 2015 का, जिसे डिस्ट्रिक्ट बार पिंडी का केस कहते हैं, जब 21वीं तरमीम आई थी, उसके अंदर फुल कोर्ट ने ये बात कही थी कि 175A जिस जुडिशल कमीशन और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि उसमें कोई ऐसी तरमीम नहीं की जा सकती जिसमें जजेस को माइनॉरिटी में कर दिया जाए। उसके वजह मैं आपको बताऊं क्या है। देखिए, अभी पाशा साहब ने कहा कि जी हुकूमती अरकान और हिज़्ब इख्तिलाफ के बराबर है, लेकिन बार काउंसिल के जितने अरकान हैं और वो खातून जो हैं जो स्पीकर की नॉमिनी है, वो सब इनके साथ चले जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जज है, बाज दफा 2 जजेस जो उसमें से हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, उनमें बाज दफा इख्तिलाफ हो जाता है, वरना ज्यादातर वो भी हुकूमत के साथ होते हैं। जस्टिस जो हेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो हमेशा हुकूमत के साथ वोट करते हैं, वो कभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान या सीनियर जजेस के साथ नहीं करते। तो आपने आज खुद फरमाया, मुझे तो नहीं मालूम थी बात, के 9 लोगों ने उनको अप्रूव किया था। डोगर साहब का वोट ही डिसाइसिव, डोगर साहब के लिए अमीनुद्दीन खान साहब का वोट ही डिसाइसिव बना, वही उसी से ऊपर डिसीजन हुआ, 9th वोट। अच्छा ठीक है, देखें तो वो तो हमेशा देखें डे 1 से, जब से जुडिशल कमीशन की मीटिंग हो रही है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हमेशा जो हुकूमती अरकान है उनके साथ वो वोट डालते हैं। अगर हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन पाशा साहब बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे सही कर दें प्लीज। तो आप देखिए ना, एक क्योंकि आप देखें क्या हो रहा है कि ये जो बैलेंस जो था, ठीक है, मैं बात पाशा साहब की सही है कि पिछला भी सही नहीं था, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई वैल्यू ही नहीं थी उसके अंदर, मतलब कि जजेस खुद ही फैसला करते थे, अपॉइंटमेंट्स हो जाया करते थे। बिल्कुल बात से मुत्तफिक हूँ। बार काउंसिल से, बार एसोसिएशन ने इसी पे
प्रोटेस्ट की थी कि कोई एक तवाजुन होना चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी को बिल्कुल आपने रिडंडेंट कर दिया था उस वक्त। लेकिन ये थोड़ी था कि हुकूमती अरकान उनके एजेंडे के हिसाब से अब जजेस अपॉइंट हो, चीफ जस्टिस हो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कौन सा जज बैठेगा नहीं बैठेगा उन्हीं की अक्सरियत होती है, वही अपॉइंट करते हैं। और सीनियर जजेस बाहर होते हैं, जज आप समझते हैं आपके हक में फैसले। देखिए इशू क्या है, देखिए आजकल जो आप ज्यादातर ये होता है कि अगर आप हुकूमत की लाइन टो करेंगे तो आपको फायदा रहता है, आप हुकूमत वक्त के साथ होंगे, आपको कोर्टों आपकी अदालतों में भी फायदा होगा, आपको केसेस भी उसके हिसाब से मिलते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। आप अगर मुखालफत करते हैं तो लोग आपको पसंद ही नहीं करते कि जी हुकूमत के खिलाफ है, इनको तो रिलीफ ही नहीं मिलेगी कोर्ट में। तो ये चीजें भी बहुत सारी अब चीजें खुल के सामने आ रही हैं, सारी बातें। तो पहले भी होता रहा है, आप भी हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। इंसाफ होना चाहिए। अगर देखिए, अगर मेरा आपका एतमाद उठ जाएगा इंसाफ के इदारे से कि जी यहाँ तो, क्योंकि देखिए मेरी आपकी पिटीशन जो होती है वो होती सरकार के खिलाफ है, उनके किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के उन्हीं के खिलाफ आप जाते हैं कि ये गलत फैसला कर दिया, या आप जाते हैं तशरीह के लिए आइन की या कानून की। अगर वहां सिर्फ हुकूमती बात मानी जाएगी और आपकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाएंगी तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? आपका एतमाद जिस मुल्क में या जिस अवाम का एतमाद अगर अदालत से उठ गया तो वो उस मुल्क के लिए पनपना बहुत मुश्किल होता है। आप अभी फिलहाल तो आपको हर चीज आपके हक में जारी है, लेकिन वक्त बदलता है, वक्त एक सा नहीं रहता। पहले भी लोगों को 2/3 मेजोरिटी दिलवाई गई या मिली, या उन्होंने हासिल की इलेक्शन को रिग करके, तो फिर उनका अंजाम आप देखिए क्या हुआ तारीख में, वो हमारे मुल्क की तारीख में सब लिखा हुआ है। तो ये अगर समझने के इस वक्त है वो अपनी मुलाजमत की लोगों की मुद्दतें बढ़ा के, वो टोटल कंट्रोल आपका है, आप हर चीज पे छाए में, लेकिन आप हमेशा नहीं छाए रहेंगे। वक्त हमेशा उरूज के साथ जवाल भी आता है, कुछ बाकी देर में आता है, कुछ जल्दी आता है। तो अगर ये समझते हैं कि जुडिशरी को इस तरह करके यही करना हो कि यही जुडिशरी आपके खिलाफ भी फैसले कर रही हो जब वक्त बदलेगा। सर कल को जब निजाम बदलेगा, कोई और जमात आ गई हुकूमत में, तो उनकी या मेजोरिटी बन जाएगी जुडिशल कमीशन में, उनके साथ मामला सेटल हो जाएंगे जिस तरह आज चल रहे हैं ना। पाशा साहब यहाँ पर ये फरमाइएगा, 27वीं आईनी तरमीम की भी बाज़गश्त है इस्लामाबाद के अंदर, सर है कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? सुना है कि जजेस की उम्र भी बढ़ाने जा रहे हैं, 70 साल करने जा रहे हैं। राय साहब, मुझे वाकई इसका कोई इल्म नहीं है, किसी हुकूमती अहदेदार से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही किसी ने इस मामले पे डिस्कस किया। अलबत्ता कल से मीडिया पे ये शोर सुन रहे हैं कि 27वीं तरमीम होने जा रही है, तो तरमीम तो हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लाइव डॉक्यूमेंट। तरमीम जिसके पास, अब तो इनके पास भरपूर ताकत आ गई है, 2/3 मेजॉरिटी लेने के लिए इनको ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी को के पास जाने की जरूरत है, बल्कि ये तो जो सोचेंगे वो कर लेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वक्त, मैं जुबैरी साहब की बात को बारो करते हुए, कि वक्त एक सा नहीं रहता, कल फिर चेंज आना है और चेंज होनी है। दिस इज एवोल्यूशन प्रोसेस, और इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो हो सकता है, कभी तेज हो सकता है, लेकिन ये रुकता नहीं है, इसने आगे जाना है। और जब बात हो रही थी अभी, तो मैं तो एक और भी बात रखना चाहता हूँ आपके सामने कि अगर आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो सीनियर जज हैं या और बाकी जो जजेस हैं वो हुकूमती साइड पे हैं, तो कल हो सकता है ऐसा वक्त भी आए कि वो अपोजिशन वाली साइड पे बैठे हो, तो फिर क्या होगा? तो ये कहना कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जज होगा, सीनियर जज होगा, उन्होंने लाजमी तौर पे हुकूमती साइड पे टिल्ट करना है, तो मेरा ख्याल है ये बात नहीं है। आप देख लें कि ये वो जजेस हैं जिन्होंने 8 से 10 साल हाई कोर्ट में काम किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी एलिवेशन हुई और फिर इतने अरसे से वहां भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो या तो ऐसे जजेस हों जिनको 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाहर से इंडक्ट किया हो, और वो हो उनके मंजूर नजर जो मौजूदा हुकूमत है या कोई भी हुकूमत होगी, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ये चूंकि हुकूमत ने लगाया है इनको, तो ये यकीनी तौर पे इन्होंने हुकूमत की साइड लेनी है। भाई साहब छोटा सा जवाब दीजिए, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, छोटा सा जवाब दीजिएगा प्लीज। भाई साहब छोटा सा प्लीज जवाब दीजिए। मखसूस नशिस्तों वाला रिसेंटली फैसला आया है जहां से ये सारा मामला चल, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि अब तो हुकूमत के पास बहुत ताकत है, सर आप उस फैसले से मुत्तफिक हैं? मैं सर उस फैसले के एक हिस्से से मुतमिन हूँ और मुत्तफिक हूँ, दूसरे हिस्से से नहीं हूँ। सर बता दीजिए प्लीज दोनों। जो मैं मुत्तफिक हूँ वो इससे कि ये सीट्स जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ नहीं जा सकती, लेकिन जो आगे हुकूमती इत्तेहाद को ये सीटें दी गई तो वो उससे मैं कम अज कम मुत्तफिक नहीं हूँ, इस वजह से
कि जिस तरह ओरिजिनल फैसले में पीटीआई को 15 दिन का टाइम दे के उन लोगों को दिया गया और रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई, मैं ये समझता हूँ जाती तौर पर कि ये भी रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुतरादिफ है कि ना तो आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 में, ना ही इलेक्शन एक्ट में का जिक्र है कि अगर किसी आजाद अरकान जिस पार्टी में जाते हैं उनको हम नहीं देते तो फिर ये बाकियों में तकसीम होगी। ये आइन में कहीं नहीं लिखा। सर जुबैरी साहब, आप भी इस पे प्लीज छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। जी, मैं तो उस पे हैरान हूँ कि जो फैसला रिव्यू के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला ही बदल दिया। और ऐसा लग रहा था कि वो इंटर कोर्ट अपील है, रिव्यू नहीं है। रिव्यू के अंदर तो दिखाना होता है कि गलती तैर रही है सरफेस पे, जिसको आपको सही करने की जरूरत है। 2 जजेस ने इसको पहले ही दिन ही डिसमिस कर दिया था इस रिव्यू को, आपको याद होगा। तो और फिर बात यहाँ उठी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इसकी स्ट्रेंथ भी उससे कम थी जो ओरिजिनल बेंच थी। चले कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि जी सिस्टम बदल गया है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुन सकती है, तो अब वही अब रिव्यू चलेगी, चाहे उसके नंबर कम हो ज्यादा हो। तो खैर चलें, वो भी आप देख लें। लेकिन उन्होंने जो होल्ड किया था अक्सरियती फैसले, पेशावर हाई कोर्ट ने तो ये कहा था एसआईटी को सीटें नहीं मिलनी चाहिए और उनमें तकसीम हो जानी चाहिए। उन्होंने इंटरप्रेटेड फुल कोर्ट की जजमेंट थी, और जिन जज साहब ने वो जजमेंट थी माशाल्लाह आज वो चीफ जस्टिस भी अपॉइंट हो गए पेशावर हाई कोर्ट के। तो वो उन्होंने वो फैसला लिखा था, 5 मेंबर बेंच के अंदर वो मेंबर थे। तो आप ये देखिए कि लेकिन ये जिस तरह से दूसरों को दे दी गई तो वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जैसे पाशा साहब ने कहा वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो उनको मिलनी थी, क्योंकि उनको अभी आपको 2/3 मेजोरिटी देनी है ताकि वो झगड़ा ही खत्म हो जाए। फिर कुछ लोगों को आपको मिलाना पड़ेगा, मौलाना की जरूरत ना पड़े सर, अगली दफा मौलाना की जरूरत ना पड़े, या XYZ किसी की जरूरत ना पड़े, ब्लैकमेलिंग ना हो जाए, या आपको लोगों को जबरदस्ती ला के, आपने देखा था 2 सेनेटर्स को किस तरह से छुपा के रात की तारीख साहब और कासिम रंजू साहब, वो जी मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन नेचुरली वो तारीख उनको हमेशा याद रखेगी उन लोगों को। जुबैरी साहब, भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। एंड एक कॉम्प्लीमेंट भी सर, आप दोनों जब भी मेरे शो में होते हैं आप इतने ग्रेसफुली डिसएग्रीमेंट्स करते हैं, दैट आई लर्न फ्रॉम यू सर। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, अभी जुबैरी साहब, जनाब हसन रज़ा पाश साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि इन दोनों साहबान के साथ जब भी हमारा सेगमेंट होता है डिसएग्रीमेंट भी करेंगे और बहुत ग्रेसफुली डिसएग्रीमेंट एक दूसरे से करते हैं, एंड दैट इज हाउ टॉक शोज शुड बी कंडक्टेड। एटलीस्ट सीखने का मौका तो मिलता है कि वो ना सिर्फ लड़ाई शोर शराबा। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।